कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उस उदयपुर डिक्लेरेशन की पालना में काम करना शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की ये वर्कशॉप ऐतिहासिक होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा परिचर्चा करने के बाद में हम लोग जब मैदान में जाएंगे संगठन की मजबूती के लिए, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को बताने के लिए और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों में जाकर के उनकी विफलताओं को उजागर करने और उनको संघर्ष करके घेरने का काम करने के लिए जाएंगे तो हमें और ताकत मिलेगी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे उदयपुर में हुए 9 संकल्प शिविर के बाद अब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में इसका फॉलोअप कर रही है, और वहां के बाद डीसीसी, बीसीसी यानी कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वहां तक लेके जाएगी। जो एजेंडे 9 संकल्प शिविर में तय किए गए थे उन्हें धरातल पर उतारने की कवायद का एक पार्ट इसे माना जाता है। हालांकि इसे अलग अलग अंदाज से देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि राज्यसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्यसभा चुनाव के साथ जोड़ सकते हैं, बट इसमें पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के चिंतन और मनन के बाद अब प्रदेश कांग्रेस भी अपने स्तर पर राज्यों में इसे फॉलोअप करें और जो कुछ तय हुआ है उसे आम कार्यकर्ता को उससे अवगत कराएं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, और क्या इसके मायने हो सकते हैं कि क्या कांग्रेस धरातल पर उन एजेंडों को उतार पाएगी, या फिर केवल बस अपने अपने राग में व्यस्त रहेगी। ये देखने वाली बात होगी। महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी भटनागर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सावला राम भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। 9 संकल्प शिविर, ये कोई भी पार्टी हो, जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई एजेंडा तय होता है या फिर वहां पे कोई डायलॉग होता है, तो एक उम्मीद की जाती है कि इसे आम कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाए, उसका मजमून जो होता है उससे अवगत कराया जाए कि आखिर ये चाहते क्या हैं। क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाला आप ऊपर से आदेश दे सकते हैं, लागू तो नीचे ही होगा, कार्यकर्ता ही करेगा। तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस उस रूट पे आगे बढ़ रही है। हाँ, ये जो संकल्प शिविर जो हुआ था पिछले दिनों उदयपुर, तो उसको जो उन्होंने जो मुख्य अवधारणा या संकल्प जो तय किए थे, उसे एक तो आम कार्यकर्ता को जानकारी देना, प्रदेश के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सही तरह से उनका ज्ञान देने के बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन निकालने के लिए जिस तरह से काम किए जाए, किस तरह से किए जाए, उसकी अवधि निश्चित रूप से किस कालखंड तक उसको पूरा करना है, और बाद में क्या कमियां हैं, हमारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को उसको जोड़ सकते हैं, किस तरह से ये पूरा एक मजबूत बनाने के लिए ये उस संकल्प के बाद में एक दूसरा स्टेप है। अब जैसे आपने बताया कि वो इसके बाद में ये जिला ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, ये अच्छा है, लेकिन ये सारा संकल्प जो है, जहां तक है, मैं जहां तक ये संकल्प के जितने भी जो आपके प्रस्ताव हैं, जितने 9 प्रस्ताव हैं, उनको पूरी तरह से राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्य राज्यों में हो या नहीं, किस स्तर पे होगा, क्या होगा, ये उधर का मामला है, लेकिन राजस्थान में तो ये कह सकते हैं काफी हद तक, और नहीं तो कम से कम 75-80% तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहाँ सत्ता और संगठन मिलकर के इस समय काम कर रहे हैं। सरकार भी, मतलब गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा साहब दोनों को मतलब क्या कहते हैं, जिस तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी के लिए कि सबसे पहले शिविर का आयोजन भी यही हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि अभी तक जो राष्ट्र स्तर पर जो हर प्रदेश में करने का था, तो ये राजस्थान ने पहल ली है। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि राजस्थान एक राज्य जो है ऐसा जरिया बन गया, तो देश भर में कांग्रेस के लिए को वापस से खड़ा करने की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, आपके पास आना चाहूंगा। खैर, आप लोगों का इंटरनल मामला है और वो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है, तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। बात निकल करके आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली को लेकर के भी चर्चा की गई। एक व्यक्ति एक पद का जो मुद्दा है उस पर चर्चा की गई, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट और गोविंद राम मेघवाल ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। वो अब केवल मंत्री पद पे बने रहेंगे, यानी कि पीसीसी से अपने कार्य मुक्ति के लिए उन्होंने आग्रह किया, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। तो एक व्यक्ति एक पद, अब ये इससे कुछ कार्यकर्ताओं को राहत मिल पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग दबी जुबान से ये कहते हैं कि इस पद पे भी बैठे हुए हैं, उस पद पे भी बैठे हुए हैं, तो एक पद खाली कराया जाना चाहिए। उस दिशा में काम है भी। जी देखिए, कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो संकल्प लिए गए थे उनको मूर्त रूप देने का वक्त आ गया है। आज कांग्रेस ने ये तय किया है कि जो मुद्दे उन्होंने तय किए थे उनको जनता के बीच में लाया जाए और जनता के बीच में
एक कांग्रेस की ऐसी इमेज प्रस्तुत की जाए कि कथनी और करनी में कांग्रेस के नजर में कोई अंतर नहीं है। उसी की कड़ी के अंदर आज आप देख लीजिए कि अजमेर राजस्थान के अंदर 2 दिवसीय एक्शन टेकन कैंप स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर पदाधिकारियों के साथ साथ में एमएलएस दोनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके अंदर जो इश्यूज चिंतन शिविर में तय किए गए थे उसको मूर्त देने के लिए सब लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि कई नेताओं ने पहल करते हुए अपने एक पद को त्यागा है, उससे एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में जाया गया है और कांग्रेस के अंदर भी एक अच्छा मैसेज गया है, जिसके अंदर कार्यकर्ताओं को एक नया उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है और आम जनता को भी अच्छी तरीके से मैसेज गया है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई भिन्नता नहीं है। आने वाले समय में आप देख लेंगे कि एक व्यक्ति एक पद के साथ साथ में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो इस चिंतन शिविर में लिए गए थे, जिससे पार्टी मजबूत भी होगी और पार्टी के बीच में आवाज, जनता के बीच में पार्टी की आवाज भी बुलंद होगी। वो सारे फैसलों को लेके राजस्थान के द्वारा एक मसौदा राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उस राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उन फैसलों में को राय के रूप में लेके उसको मूर्त रूप दिया जाके पूरे देश के अंदर प्रसारित भी किया जा सकता है। चलिए, एक मेरा सवाल था ब्यूरोक्रेसी को लेकर के। ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली आप ऐसे वक्त आपके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उठा रहे हैं जब अगले साल चुनाव है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आपको चिंतन शिविर से जोड़ते हुए मैं बात कहूं, उसमें माननीय राहुल गांधी जी के साथ साथ में सोनिया गांधी जी और दूसरे सभी नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस के अंदर सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी बात अगर सरकार से संबंधित हो या संगठन से संबंधित हो, उसमें किसी भी व्यक्ति को वो बात उठाने का पूरा अधिकार है। आज इस शिविर के अंदर जैसे कोई आवाज उठाई गई है या मान लीजिए प्रताप सिंह जी के द्वारा कोई आवाज उठाई गई है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसी बात रही होगी, कोई पीड़ा रही होगी, जिसके संदर्भ में सरकार के द्वारा सकारात्मक नजरिए से उन चीजों पे स्टेप लिया जाएगा। अगर कोई चीज गलत सामने आती है तो उसका निदान किया जाएगा। जी चलिए, सांवलाराम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। स्वागत है आपका। ईडी ने जो नोटिस दिया है उसका भी जिक्र नव संकल्प शिविर में हुआ है और उसमें साफ कहना है कि बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन हमारे नेता झुकेंगे नहीं। ये सीधा हमला आप लोगों पे है। नहीं, बदले की भावना से कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार? ईडी जब जांच कर रही है, इनके समय में भी ईडी काम कर रही थी, अब भी ईडी काम कर रही है। जो सरकारी एजेंसियां है वो कोई कहीं से उनको कोई सबूत मिलता है तब जाकर के कार्रवाई करती है ना। बिना सबूत की कोई ईडी कार्रवाई करेगी क्या? आप मुझे एक चीज बताइए। सबूत मिलेगा तब ना, शिकायत होगी तब कोई जाएगा उनके पास मैटर, तब ईडी की जांच होगी। तो इसमें इनको घबराने की क्या जरूरत है? मैं सांवलाराम जी एक चीज जानना चाहूंगा। सांवलाराम जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आम जनता को बिल्कुल निश्चित रूप से एजेंसियों पे भरोसा है। अक्सर हम ये बात सुनते भी हैं कि सिस्टम पे भरोसा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, न्याय संगत करेंगे। यह विश्वास राजनीतिक दलों का टूटा हुआ होता है। जब आप अपोजिशन में थे तो आप ये बात कहा करते थे जो आज कांग्रेस कह रही है कि इनकम टैक्स, सीबीआई इनका दुरुपयोग कर रही है सरकार, वही बात आज कांग्रेस कह रही है। तो आप लोगों का भरोसा क्यों टूटा हुआ है? राजनीतिक दलों का भरोसा टूटता है ये तो। नहीं, हम जो सही होता है वही कहते हैं। आप एक चीज बताओ मेरे को। तो कांग्रेस गलत कहती है, क्यों सही आप लोग कहते हैं? नहीं, आप कांग्रेस में अगर किसी जांच में अगर कांग्रेस वाले अगर निर्दोष साबित हो जाएंगे तो कांग्रेस को कहने का हक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। चुनाव आते ही क्यों एजेंसी काम करने लग जाती है? चुनाव से पहले क्यों सबूत नहीं आते हैं? चुनाव का समय आते ही इनके एक्शन में आ जाते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग के आरोप लगते गए हैं। भटनागर जी आपके पास लौटूंगा मैं, अभी लौटूंगा। भटनागर जी, अभी सांवलाराम जी अपनी पूरी बात कह दें। जी सांवलाराम जी, आप अपनी बात को करिए पूरी। ऐसा है सर, ये चिंतन शिविर देखिए, आपने जो उदयपुर में चिंतन शिविर किया उसमें से क्या निकला? मुझे तो अमृत दिखा नहीं। मंथन किया कि इस मंथन का रिजल्ट ये आया कि कांग्रेस के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकने की तो इनके पास कुछ है नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि चिंतन इनको करना है तो प्रदेश की जनता के बारे में चिंता करे। प्रदेश में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, रोज की घटनाएं हो रही है, रोज के मर्डर हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल रात को मर्डर हुआ चित्तौड़गढ़ में। ये किस तरीके का ये इनका ये कानून व्यवस्था पे इनके कौन ध्यान दे रहा है? आप चिंता करो, जनता की कानून व्यवस्था को सुधारो। कम से कम जो हत्याएं हो रही है और एक तरफा हत्या हो रही है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जनता के। अभी कल परसों हमारे यहाँ जालोर जिले में साचौर में पूरी रात मतलब 7 दिन में 3 घटनाएं हो चुकी है। फायरिंगें होती है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। चिंता उनको ये करनी चाहिए ना, ये चिंता करते नहीं है। और चिंतन शिविर करते हैं, चिंतन शिविर से कुछ निकलता है? चिंतन शिविर के बाद में छोड़ के लोग जा रहे हैं।
कांग्रेस उनका कम से कम उनके जो है पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग जो जा रहे हैं, कोई कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जा रहा है, उनको तो रोकिए आप, चिंता तो उनकी करिए ना, उनके कारण तो समझिए ना आप। जो लिख के दे रहे भरत सिंह जी कुंदन पूर्व वालों ने लिखा, भरत सिंह जी का उनकी चिंता करिए ना आप। अपने जो एमएलए हैं उनको, जैसे अभी अपने खेल मंत्री जी ने लिखा, आप जो कह रहे हैं कि अभी पद छोड़ रहे, क्या करेंगे मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अब उनके पास कोई पावर ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनकी मानती नहीं है। तो ये तो केवल कुछ नहीं है, ये इनका समय है, टाइम पास करने का है, कुछ होना नहीं है। मैं तो कहता हूँ चिंता करनी है आपको तो जनता की करिए। राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है, उनकी सुविधा आपने 3.5 साल में क्या किया और कानून व्यवस्था को क्यों नहीं संभाल पा रहे, इस पे चिंता करिए आप। जी चलिए, मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। महेश जी एक बात बताइए कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जैसे अपोजिशन में होता है कोई भी पार्टी, उन्हें जांच एजेंसियां बिल्कुल ऐसे लगने लगती हैं कि ये बदले लेने के लिए आए हैं, जैसे हो ना कि कोई दूसरे देश की सेना आ गई हो। ये भरोसा क्यों टूटता है? बीजेपी यही बात कहती थी जब आज जो कांग्रेस कह रही है। आरोप नया नहीं है, चेहरे अलग हैं बस। ये मैं जो कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं और शासक जो वर्ग जो होता है, वो किसी भी न किसी दूसरी पार्टियों को से मतलब समझिए कि प्रतिद्वंद्विता की वजह से या और किसी बड़े नेताओं की कुछ करतूतों को उजागर करने के लिए ईडी का प्रेशर एक तरह से क्रिएट किया जाता है। ये मान के चलिए केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी की हो या और कोई दूसरी जो भी है, तो उनका एक ये कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल कोई भी हो, चाहे जो भी वर्तमान में जो बैठता है उसका दुरुपयोग करने लगता है। होना ये चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र काम करने दिया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इरादे से ये मतलब इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर हो तो ऐसे टाइम पे जैसे पहले से ही चल रही हो तो वैसे प्रक्रिया ही होनी चाहिए। संदेह का वातावरण तब बनता है, आरोप का कारण भी वही बनता है कि आप कहीं निकट भविष्य में कोई चुनाव होने वाले होते हैं, तब ऐसी स्थितियां बन रही है, चाहे दूसरे दलों के खासकर। और ये कि ये जो प्रजातंत्र में इस तरह की जो बदले की कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने ये देखा होगा कि सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां ही अपने काम नहीं कर रही है, बल्कि इसके अलावा राज्य सरकार की अपनी एजेंसियां भी जो विपक्ष के जो सदस्यों नेताओं के उनके खिलाफ मतलब इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये वाला तो एक बहुत ही बड़ा एक खतरनाक स्थिति है। जैसे महाराष्ट्र में इसका उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो नवनीत राणा का मामला हो या कैसे भी जो भी रही है, जो भी चीजें हैं, तो ये वाली जो है कि राज्य सरकारें भी आजकल अपने हिसाब से मतलब क्या कहते हैं विपक्षी दलों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रही है, और केंद्र में जो बैठे हैं सरकार, वो मतलब क्या कहते हैं पूरे देश में जो विपक्षी जो है या अन्य दल के जो भी नेता हैं उनके साथ ही जो पकड़ दकड़ इस तरह का जो होता है रूटीन में हो, और जो दोषी है इसकी तो बात है। अच्छा मान लीजिए कोई जांच भी होती है, एक दूसरा ये तो उदाहरण है राजनीतिक प्रति जो जिस तरह की बदले की भावना होती है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के चरित्र के लिए। लेकिन हाँ, ये अगर कोई ऐसी घटनाएं भी होती है तो इसे हर चीज को ही मतलब राजनीतिक रंग भी नहीं दिया जाना चाहिए। एक सहज प्रक्रिया भी हो सकती है, आप पे मेरे पे किसी पे भी छापा सकता है, इंक्वायरी हो सकती है और होती रहती है। तो लेकिन ये पॉलिटिकल अब चूंकि ये है तो इसलिए आपस में एक दूसरे तो मैं इसी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि पता नहीं राजनीतिक दलों के तो कैसे हो, लेकिन ऐसे में अगर ऐसा होता है कि जांच एजेंसियों को टूल बनाकर अपने हित को साधने के लिए राजनीतिक दल सत्ता में बैठकर अगर काम करते हैं, तो मुझे पता नहीं प्रतिपक्ष या इनके आपस में कहने से मैं कह सकता हूं फिर लोकतंत्र खतरे में है। अगर ऐसा होता है तो ये मैं कह सकता हूं ये एक नई ट्रेंड है। अब इसकी दो ट्रेंड शुरू हुआ, या तो एक पूर्व धारणा से ग्रसित होते हैं राजनीतिक दल, सबको मालूम है कि हम भी रिमोट की तरह कैसे चलाते हैं। अक्सर आप लोग हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कई लोग कहते हैं कि ये सत्ता का सदुपयोग करने का एक फार्मूला हो गया आजकल कि मेरे हाथ में ताकत है तो सामने वाले को कैसे दबा सकता हूं, और उसे जस्टिफाई किया जाता है। एक रोचक बात यह है कि खैर चले मुद्दा आज ये नहीं है, मैं डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग उस पर, समय ज्यादा चला जाएगा तो सांवला राम जी ने जिक्र किया इस वजह से, और
इनसे जवाब लिया है, क्योंकि इनके नवसंकल्प का जो फॉलोअप शिविर है इसके अंदर इसका जिक्र आया था कि ईडी की कार्रवाई बदले के रूप में की जा रही है। मैं इसको यही टॉपिक को बंद करना चाहूंगा, मैं केवल संकल्प शिविर पे आना चाहूंगा। भटनागर साहब, आप पे अभी सांवला राम जी ने जो बात कही है, देखिए ये विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन काफी हद तक इस बात पे गौर करने की भी बात है कि आपने नव संकल्प तो लिया, सारी कुछ ही चिंतन भी किया, चिंता भी की, जो भी कुछ किया होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस मायने में कि कार्यकर्ताओं का जोश परवान चढ़ता दिखाई दे, आपके नेता जो हैं वो संतुष्ट हों। अगर वो सब चीजें नहीं हो पाई तो फिर क्या कहें इसे। ये सवाल उठा रहे हैं कि हार्दिक पटेल छोड़ के जा रहे हैं, आपकी पार्टी के दूसरे नेता छोड़ के जा रहे हैं, बयानों में कोई कमी नहीं आ रही, तो विपक्ष को आप लोग अवसर दे रहे हैं, तभी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, संकल्प शिविर में माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा अपने संबोधन में इस बात को साफ तौर पे कहा था। उन्होंने साफ कहा कि हम कांग्रेस को ये अच्छी तरीके से पता है कि असाधारण परिस्थिति में आज कांग्रेस है और आने वाला जो संघर्ष है वो भी असाधारण है, परंतु उसके साथ साथ में कांग्रेस अपनी जो नीति है, विचारधारा, उस पर बिल्कुल अडिग रूप से खड़ी है। आज कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपना हित पार्टी के हित से ज्यादा समझता हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो अगर पार्टी को छोड़ता भी है तो पार्टी उसको छोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी विचारधारा पार्टी से ऊपर लाने की है। तो ऐसे व्यक्ति की पार्टी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप देख लेंगे, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो जो किसी भी स्तर का हो, उसने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस के द्वारा जरा सा भी संकोच नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस को यह अच्छी तरीके से भान हो गया था कि जिस व्यक्ति ने ये कांग्रेस छोड़ी है तो कहीं ना कहीं उसने अपने हित पार्टी से हित किससे ज्यादा रखे थे। इसलिए ऐसे लोगों का पार्टी स्वागत करती है कि आज नहीं, अभी इस पार्टी को छोड़ के जाए जो कांग्रेस के हित को अपने हित से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। एक बात। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रही है। दूसरी चीज, इनको अपने चरित्र पे भी देख लेना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। आज इनको अपना, मैं इनकी पृष्ठभूमि याद करा दूं, इनको इनके बगारू लक्ष्मण जी की भी तो याद आनी चाहिए। आज ये कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है उसके बारे में तो ये बोल रहे हैं। आज इन्होंने जो राज्यसभा से सांसद के रूप में इन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो चौथे दूसरे इन्होंने खड़े किए हैं, सुभाष चंद्रा जी, उनके बारे में भी तो इनको उनके बारे में उससे इनकी क्या चरित्र और चार और चेहरा पता चलेगा। आज आप देख लीजिए, पहले इन्होंने आज ये कांग्रेस के ऊपर भारी प्रत्याशियों का आरोप लगाते हैं। एक बात। दूसरी चीज, आज ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि उसी प्रत्याशी को जिन्होंने राजस्थान में इन्होंने समर्थन दिया है उसी को इन्होंने हरियाणा में भी समर्थन दिया था। उस समय पैन कार्ड भी हुआ था। जोड़ तोड़ की राजनीति और चरित्रहीनता की राजनीति कौन कर रहा है? भटनागर साहब, एक बात बताइए कि समर्थन की बात है, कैंडिडेट नहीं है इनकी, ऐसा कैंडिडेट मान लीजिए आप। सुनिए, मोरारका जी के टाइम पे आप लोगों ने भी किया था, तो कैंडिडेट तो अभी कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बीजेपी ने किसी को सपोर्ट किया। ये तो आप लोग भी करते हैं। नहीं जी ठीक है, परंतु इनको जो भारी का ये जो आरोप लगाते हैं ना, उसके साथ साथ में इनको ये पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए अपनी कि ये जब भारी का आरोप लगा रहे हैं तो इन्होंने के जो घनश्याम तिवारी हैं, घनश्याम तिवारी भी इनकी पार्टी से भारी हैं। एक बात तो। दूसरी चीज, वो स्थानीय होंगे। दूसरी चीज, आज आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने हरियाणा के अंदर जब समर्थन दिया था तो इन्होंने किस आधार पे समर्थन दे दिया था? वहां वो भारी नहीं थे क्या? आज अगर वो राजस्थान में खड़े हो गए तो उन्होंने कह दिया कि ये राजस्थान की इनकी पृष्ठभूमि रही है इसलिए ये राजस्थान के, तो क्या ये जब हरियाणा में रहे थे तो हरियाणा में वो भारी नहीं थे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी एक स्टैंड पे तटस्थ नहीं है। ये अवसरवादी पार्टी है, जैसा अवसर होता है उसके अकॉर्डिंग। देख, 34 दिनों तक मेहमान नवाजी करने के बाद, असफल होने के बाद में इनका दूसरा असफल प्रयास है जी। चलिए सांवला राम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं। सुभाष चंद्रा को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर इस बात को लेकर के है कि आप लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भारी हैं और हमने स्थानीय को टिकट दिया। फिर हरियाणा में क्या थे सुभाष चंद्रा? वहां स्थानीय थे। देखिए अभी भटनागर जी ने कहते इन्होंने कह दिया, देखो ये थोड़ा सा इनके जब नहीं होता है ना, जो आपको ये कुछ भी बोलते हैं, इन्होंने कहा कि 34 दिन तक मेहमान नवाजी, 34 दिन तक मेहमान नवाजी कांग्रेस ने की, ठीक है ना। कोरोना के अंदर पहले ये इनका जो सवाल है भारी और क्षेत्रीय का, उस पे मैं आपको कहना चाहूंगा, वहां भी हमने इनको समर्थन दिया था और यहाँ भी हमने इनको समर्थन दिया। तो समर्थन का कोई आधार तो होगा आपका, कोई स्टैंड तो होगा आपका। अभी आपको मैं एक चीज बात बताऊं, आदमपुर कहाँ आया हुआ है? हरियाणा में आया हुआ है? कहाँ आया हुआ है? आप एक चीज मुझे बताइए, आदमपुर इनका जन्म स्थान है, कहाँ आया हुआ है? चलो आपको तो ये मैं आपसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, वहां पर था क्या इनका जन्म स्थान? अरे तो हरियाणा इनका कहाँ है आप बताइए, कहाँ से? मेरे हिसाब से तो ये राजस्थान के फतेहपुर के हैं।
हाँ, ये राजस्थान के मेरे को रहने पता वाले है, हैं। मेरे को नहीं, पता है, तभी तो मैं उनका हरियाणा तो की बात सवाल करूं है। उनसे। सांवला राम जी मुझे का पता सवाल है वो है। राजस्थान के हैं। उनको मालूम है कि राजस्थान के रहने वाले सुभाष चंद्र, उनका सिर्फ ये इतना सा कहना है कि आपने हरियाणा में समर्थन दिया तब भी बाहरी नहीं थे ये, क्योंकि बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रही है कि बाहरी वाला, उसके नाते कह रहे हैं ये। समर्थन देने में मैं एक चीज बताऊं आपको, पता है समर्थन देने में अगर हमको जब प्रत्याशी हमने उतारा नहीं है तो हम समर्थन देंगे निर्दलीय को समर्थन देने में, ये तो लोकतंत्र है। किसी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि हम 14 अब दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे। आपके स्पष्ट तौर पे, सार्वजनिक तौर पे आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है ये स्टेटमेंट। देखिए, ये आपकी राजनीति हिम्मत नहीं थी कि आप हार का जिम्मा ले सको, इसलिए आपने उनको निर्दलीय का तमगा लगाया उनके ऊपर, जबकि वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप हर चीज को ये क्यों समझेंगे कि हम जो आपको है जो हमारे अंदर की बात बताएंगे, जो आपने कहा आपके प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा ऑथेंटिक कौन है? उन्होंने कहा हम दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे और उन्होंने उतारा। देखिए, ऐसा है कि कूटनीति है, सब जो प्लानिंग सारे अखबारों में छपी है, सब में प्लानिंग चेंज हो जाती है। ये चेंज होने की प्रवृत्ति है आपकी। ये कोई तर्क नहीं हुआ, यही आपकी प्रवृत्ति है, यही आपकी प्रवृत्ति है। नहीं, यही प्रवृत्ति है। ठीक है ना, ये प्रवृत्ति तो जनता सब जानती है प्रवृत्ति की। हरियाणा में आदमी कुछ और हो जाता है, राजस्थान में कुछ और हो जाता है। आप तो मुझे एक चीज बताइए, आप और 4 दिन पहले आप कहते हैं हम दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे और उतारते भी हो, फिर कहते हो समर्थन दे देते हैं। एक परिवार की आपकी चाल जनता के सामने है, आपकी चाल जनता के सामने है। भटनागर जी, एक बार उनको अपना जवाब तो पूरा करने दीजिए। आप एक बार बोलिए, सांवला-राम जी, आप अपनी बात करिए पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज की जो आपकी डिबेट है वो चिंतन शिविर पे, मतलब 3.5 आपको काम बताने के दिन है। आपका जब चुनाव का समय आ रहा है तो 3.5 साल में आपने क्या काम किया वो बताइए ना विकास के। आपको चिंतन शिविर अपनी पार्टी के हित में आप चिंतन शिविर करते, जनता के लिए क्या किया उसकी चिंता आपने कभी की नहीं। एक परिवार को कैसे बचाया जाए उसकी चिंता कर रहे हो। आपके बिजली के बिल में पैसे कट के आना शुरू हो गए, ये किया है कांग्रेस ने। आपके बिजली के बिल के अंदर जो कहते हैं वो करते हैं, जो चीज बोली वो सारी चीज लागू कर दी। आज की तारीख में आप 260 से ज्यादा बजट घोषणा है, 260 से ज्यादा बजट घोषणा लागू कर दी है। उनको जवाब तो देने दीजिए। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, आप कैसे कह सकते हैं आप ऐसे? सबसे महंगी बिजली एक्साइज क्यों वसूल रहे हैं आप छोड़िए बात को। आप 3.5 साल का अपना रिपोर्ट कर दीजिए, चुनाव में आना है आपको रिपोर्ट कर दीजिए ना। आप 8 साल का दे दीजिए, आपका 8 साल का दे दीजिए। आपका काला धन, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, इसका जवाब दे दीजिए आप। हमारे कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं, हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा एक पदाधिकारी जनता के बीच में, जनता को हम अपना रिपोर्ट कर दे रहे हैं। सावरलाल जी, आप महंगाई पे कुछ नहीं बोल सकते। बेरोजगार 46 लाख लोग बेरोजगार हैं। बात करिए, आप भी प्रदेश के पैनलिस्ट है, मैं भी प्रदेश का पैनलिस्ट। कोरोना में 31 लाख मौतें हुई हैं, 31 लाख मौतें, उसका आपके पास में कोई जवाब नहीं है। आप कहेंगे चिंतन शिविर पे आ जाइए, आप जब आपसे ये पूछेंगे तो कुछ भी नहीं है। कोरोना में अभी आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति आज के अखबारों में छपा है आपका चरित्र और चेहरा भास्कर के अंदर कि पीएम की प्रधानमंत्री के शिविर के अंदर फर्जी कैंडिडेट, फर्जी लाभार्थी खड़ा कर दिया। समय कम है। मैं फर्जी लाभार्थी खड़ा कर दिया। आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खैर चलिए, ये इनका अपना नव संकल्प शिविर है, उसका फॉलोअप है। कुछ दिन बाद भी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बीजेपी की हुई है, उसका फॉलोअप स्टेट में आएगा। कोई नई बात नहीं है, ये एजेंडे के तहत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आज कांग्रेस अपना नव संकल्प का फॉलोअप कर रही है, तो सवाल उस पे बन रहा है। और कल बीजेपी करेगी कार्य वर्किंग कमेटी के बाद में, इनकी कोर कमेटी की बैठक होगी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, किस एजेंडे के तहत हमें काम करना है। लेकिन लबोलुआब ये है कि हम जो ये तैयारियां पार्टियों की देख रहे हैं 2023 और 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम इसे कह सकते हैं। उसकी वजह से आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस यहाँ सत्ता में है तो वो अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जाने के लिए, इनका जो अपना एजेंडा है उसको लेकर के जाएंगे। विपक्ष अपने एजेंडे पे काम करेगी। लेकिन बहुत अर्ली है, जो चुनावी मोड़ पे राजस्थान आ गया है, दूसरे प्रदेश आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि वो भी एक पीड़ा की बात यूं है कि राजनीति में टिके रहने के लिए आपको स्टेटस मेंटेन करना होता है। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि आपके दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि हमारे नेताओं को बहुत जल्दी पड़ रही है चुनावों की, कि जो खर्चे हमारे चुनाव में होते हैं उसके 50% खर्चे अभी से शुरू हो गए।
कभी कहीं लेकर के जाते हैं तो सहज में गाड़ी नहीं आती है। कोई गंगानगर से जयपुर अगर लेकर के आता है कार्यकर्ताओं की बस, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं उस पे। ये मुझे पता नहीं आप लोग पार्टी स्तर पे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्योंकि नेताओं की जेब से लगता नहीं है जो ऊपर से आदेश का फरमान कर दें। थोड़ा सा चिंतन इस बात को भी लेके करना चाहिए कि एक तरफ महंगाई की मार झेल रहे हैं सब लोग, ये पैसा आएगा कहां से? फिर जनता की जेब से नहीं चाड़ोगे। यही करप्शन की सबसे मूल जड़ है, जिसे मुझे पता नहीं है कि स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं सब लोग। महेश जी, ये आपको लगता है कि बहुत जल्दी हम चुनावी मोड पे जा रहे हैं? नहीं, उसका कारण बताइए। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें चुनाव नहीं हो। तो ये निरंतर पार्टियां आजकल जो भी राजनीति और देश में अगर एक बार एक ही भी चुनाव हो तब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अभी इस साल के अंत में गुजरात और मतलब हिमाचल में चुनाव होने हैं, तो ये अभी से तैयारी करेंगे। फिर 2023 में अपने राजस्थान है, कर्नाटक में है और ये छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, या वगैरह जब भी चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, तो ये सारी चीजें एक तरह से पूरा समझ लीजिए सारे दल चुनावी मोड में। यहाँ तक कि नए जो बने हुए हैं वो नए जो दल हैं और जैसे आप पार्टी वो भी मतलब कहते हैं चुनाव के मूड में आ चुकी है। तो ये सारी चीजें एक सतत प्रक्रिया हो गई है कि भारत हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। राजनीतिक दल चुनाव के मूड में विकास के गौण नारे सिर्फ एक घोषणा पत्र बन के रह जाते हैं और बाकी हकीकत में वो उतर इसलिए नहीं पाते। और यही कारण है ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है राजनीतिक दलों पे। ये एक मुख्य कारण ये है कि उन्हें अपने मतलब क्या कहते हैं, एक तरफ से राजनीतिक दलों को अपने टारगेट ये नहीं कहने प्रकार सत्ता हासिल करनी होती है और उसको लेकर के ये सारी चीजें मालूम होती है। चलिए महेश जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार और दर्शकों का भी शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।